हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग झारखंड को आगे बढ़ाते हुए एक नया चीज़ जानने की कोशिश करेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड की भौगोलिक जो संरचना है वो कैसी है, खास करके भौगोलिक संरचना हम लोग देखेंगे झारखंड का भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक मतलब हम लोग उस वीडियो में देखे थे, भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर जो छुपा हुआ राज है झारखंड का, इन चीज़ों को देखेंगे। खास करके झारखंड पूरा प्रदेश खनिज लवणों से भरा पड़ा है, तो इन चीज़ों को देखेंगे कि आखिर झारखंड प्रदेश में इतनी लवणों की प्रचुर मात्रा कैसे है, कैसे कोयले की प्रचुर मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। शुरुआत से ही हम लोग जानेंगे कि झारखंड किन क्षेत्रों से भरा पड़ा है। तो एक एक करके झारखंड को हम लोग कोशिश करेंगे आज डीपली झारखंड के भूभाग को जानने का, कि किस भूभाग में झारखंड पूरी तरह से अगर हम लोग देखें तो अगर आप चारों तरफ से देखें तो कहीं आपको बॉक्साइट मिलेगा, कहीं लोहे की मात्रा, कहीं तांबा और कहीं आपको बॉक्साइट, जिंक वगैरह हर एक चीज़ आपको झारखंड में मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे किन क्षेत्रों में किस वजह से इन चीज़ों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, एक कॉपी ले लीजिए और जितना हो सके थोड़ा थोड़ा ये नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जेपीएससी जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आए तो बस थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को एग्ज़ाम देने में। एग्ज़ाम में खास करके आप लोगों को जब क्वेश्चन सामने रहेगा तो एकाएक नज़र आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। तो जल्दी से अपना एक कॉपी निकालिए और कलम निकालिए और बैठ जाइए हमारे साथ। तो शुरुआत में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो आज हम लोग देख रहे हैं 7 महादेशों से घिरा हुआ, अलग अलग महादेश है, तो अलग अलग क्षेत्र से घिरा हुआ हमने यहाँ पर पूरे पृथ्वी का हमने चित्र बनाया है, जिसमें से देखिए पृथ्वी में से जो 7 महादेश हैं, तो 7 महादेश को हमने यहाँ पर एक एक करके अंकित किया है। ये महादेश जो आज दिख रहे हैं अलग साथ साथ, ये एक समय पे आज से तकरीबन 200 करोड़ वर्ष पूर्व एक महादेश हुआ करता था। 200-250 करोड़ वर्ष पूर्व जब हम लोग पहले मतलब का जानते हैं मतलब, तो उस समय ये पूरा एक हुआ करता था, एक महादेश हुआ करता था। ये जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए दक्षिण, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इन चीज़ों को हम लोग जब देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये शुरुआत से ही अलग अलग क्षेत्र हुआ करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र नहीं था एक समय में, ये एक क्षेत्र हुआ करता था। 7 जो महादेश है वो एक क्षेत्र हुआ करता था। और उस समय जो आज हम लोग अलग अलग महासागर देखते हैं, हिंद महासागर देखते हैं, प्रशांत महासागर देखते हैं, अंटार्कटिक महासागर देखते हैं, अटलांटिक महासागर देखते हैं और प्रशांत महासागर का ये वाला हिस्सा देखते हैं। ये चीज़ें जो थी ये भी एक महासागर उस समय हुआ करती थी। तो बिल्कुल ये चीज़ जानेंगे हम लोग कि उस समय जो धरती थी वो एक महादेश के रूप में था। और जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, जब धीरे धीरे पृथ्वी में के कंपन में पृथ्वी का जो निचला हिस्सा था वो धीरे धीरे कंपन की वजह से अलग होना जब शुरू हुआ, तो धीरे धीरे अलग महादेश मतलब बनने में बहुत सारे करोड़ों साल लगे, लेकिन धीरे धीरे ये अलग होता चला गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो एक हिस्सा था पृथ्वी का, जो एक हिस्सा था उस समय 7 महादेश मिलकर एक हिस्सा स्थलीय भाग, इसको पेंजिया कहा जाता था। ये पूरा एक पृथ्वी था, ये पूरा एक पृथ्वी था, ये पूरा पृथ्वी का क्षेत्र था ये वाला, तो इसको ही हम लोग उस पेंजिया कहते हैं। और जलीय भाग ये पूरा एक जो आज अलग अलग महासागर के रूप में हम लोग जानते हैं, ये जलीय भाग एक ही महासागर हुआ करता था। मतलब पृथ्वी बीच में और चारों तरफ से घिरा हुआ जल, मान के चलो कि जैसे मतलब हम लोग मतलब किसी गांव में रहते हैं और चारों तरफ से नदी बह रही हो, तो ठीक उस प्रकार का ही मानेंगे। यहाँ पर ये स्थलीय भाग था, बीच वाला क्षेत्र, और ये वाला जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा जलीय भाग था। तो जलीय भाग को हम लोग क्या कहेंगे, पैंथलासा कहेंगे, और जो स्थलीय भाग था उसको पेंजिया कहेंगे। तो ये वाला भाग भी एक भाग नहीं रहा, धीरे धीरे हम लोग अभी जैसा देख रहे हैं पूरी तरह से 7 भागों में ये बटा हुआ क्षेत्र, ये धीरे धीरे 2 भागों में फिर बट गया। 2 भागों में जब बटा तो इस 2 भाग को हम लोग किस रूप में देखें, 2 भाग, ये देखिए एक भाग और ये एक भाग। तो पहले ये दक्षिणी वाला भाग था, ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। तो इन्हीं को लेरेंसिया
कहा गया इस भाग को, उत्तरी भाग को। और इसी का एक और नाम जो है वो अंगारा लैंड, जिसको हम लोग अंगारा लैंड अंगारा भूमि के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र था वो गोंडवाना लैंड, ये क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे जब झारखंड हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो गोंडवाना क्षेत्र, तो गोंडवाना भूमि भी इसको हम लोग कह सकते हैं। और बीच वाला जो ये जो कटा यहाँ से, ये अलग अलग जो हुआ ये हिस्सा, यही सागर का कहलाया, ये टेथित सागर। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे झारखंड को, यहाँ से जानने का स्टार्ट करेंगे। और पूरी तरह से ये हम लोग कन्फर्म हो गए कि किस तरह से पृथ्वी का जो हिस्सा अलग अलग हुआ करता था किसी ज़माने में, आज से करीब करोड़ों अरबों साल पहले वो स्थल का एक भाग था। और उस समय एक स्थलीय भाग, उसका नाम पेंजिया हुआ करता था, और जो जलीय भाग था उसका नाम पेंथलासा था। और उसके बाद धीरे धीरे जब पृथ्वी आपस में अंदर में घूर्णन जब कंपन करनी शुरू हुई, तो ये दो भागों में बढ़ता चला गया। ये दो भाग, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग, तो एक का नाम लॉरेंसिया और एक का नाम गोंडवाना क्षेत्र। और बीच का जो हिस्सा बना उन दोनों के बीच से जो अलग हुआ वही सागर जो कहलाया, तो वो टेथिस सागर। इसके बाद हम लोग इसको जानेंगे कि ये टेथिस सागर बाद में हिमालय का रूप कैसे लिया, इस चीज़ को भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग कि पेंजिया जब हम लोग देखे स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग हुआ करता था ना पेंजिया, जब पूरा 7 महादेश एक हुआ करता था। तो पेंजिया जब अलग अलग क्षेत्र बना, अलग अलग महादेश बना, तो दो भागों में बटा, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग। तो कौन कौन सा क्षेत्र उत्तरी भाग में हुआ, कौन दक्षिणी भाग में हुआ, इन चीज़ों को देखते हैं। तो उत्तरी भाग जो क्षेत्र था उसमें एक क्षेत्र आ गया अंगारा लैंड, और उसके बाद दूसरा क्षेत्र हो गया कौन सा, उत्तरी अमेरिका, साथ ही साथ यूरोप भी आपका उत्तरी भाग में ही है, उसके साथ एशिया। वहीं दक्षिणी भाग की बात की जाए जिसमें गोंडवाना क्षेत्र मुख्य रूप से है, तो दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है ये इसी भाग में से आता है, दक्षिणी भाग में से आता है। तो टेथिस सागर जिसको हम लोग देखे कि दो जो क्षेत्र था उसके बीच का जो क्षेत्र था टेथिस सागर, जो अलग अलग होने के कारण उसके बाद सागर जो उसमें एक सागर बना टेथिस सागर, वो अभी का अगर हम क्षेत्र अगर देखें तो वो भूमध्य जो सागर है, वर्तमान का भूमध्य सागर, उससे टेथिस सागर का वही एक हिस्सा है। और ये अभी अफ्रीका और यूरोप के बीच है। तो हम लोग इसके बाद जानेंगे कि जब हम पूरे विश्व को हम लोग थोड़े से क्षेत्र में हम लोग जाने, उसके साथ अब भारत का कुछ शेयर करेंगे, साथ ही साथ जब फिर हम लोग झारखंड में आएंगे जहाँ की हम लोग भौगोलिक संरचना देखेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे इसमें प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र देखेंगे भारत का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड की का क्या स्थिति है भारत में, और गोंडवाना क्षेत्र जो है वो किस जगह पे है। तो एक एक करके चलिए उसको भी हम लोग जानते हैं। जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत कहते किसको हैं, मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र हो, 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र, जलों से घिरा हुआ। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये अरब सागर, ये वे ऑफ बंगाल की खाड़ी, यहाँ आपका हिंद महासागर। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं इसमें ये पूरी तरह से ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ से आपका शुरू होता है, ये वाला क्षेत्र ये पूरी तरह से 3 तरफ से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ जल के क्षेत्र को क्या करेंगे, सागर जो जिस तरह से घिरा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, इसी को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का। ये क्षेत्र जो है ये इस प्रकार है, ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र। और आपका झारखंड जो है ये झारखंड का क्षेत्र है।
तो हम लोग देखेंगे इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, मूल रूप से झारखंड का जब भूगर्भिक संरचना जब हम लोग आप स्टार्ट करेंगे देखने का, तो झारखंड को हम लोग देखेंगे कि झारखंड की क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में खनिजों की ज़्यादा प्रचुर मात्रा क्यों पाई जाती है। तो एक एक करके हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। इसमें झारखंड के बारे में हम लोग देखेंगे कि झारखंड की क्या स्थिति है, और पूरी तरह से हम लोग ये जान गए कि झारखंड की भारत में क्या स्थिति है, हम लोग किस क्षेत्र में हैं। तो चलिए जानते हैं, झारखंड को शुरू करते हैं। तो झारखंड का भूगर्भिक इतिहास हम लोग अब देखेंगे इसमें कि झारखंड का भूगर्भिक इतिहास कैसा रहा है, झारखंड किस प्रकार की भूमि रही है। तो प्राचीन जो गोंडवाना भूमि थी वो हिस्सा जो था, झारखंड का जो हिस्सा है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा रहा है। तो हम लोग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखेंगे एक एक करके तो झारखंड में किस क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो शुरू से जब हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो क्रम आता है वो आर्कियन क्रम की चट्टान, जो कि झारखंड में सर्वाधिक है, इसकी संख्या झारखंड में 90% है। वहीं उसके साथ साथ धारवाड़ क्रम की चट्टान को हम लोग देखेंगे। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इन क्षेत्रों में लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ देखेंगे विध्यन क्रम की चट्टान। तो विध्यन क्रम का जो चट्टान है, विध्यन क्रम का जो श्रेणी है उस चट्टान को भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान और राजमहल ट्रैम्प एवं दक्कन लावा और नवीन जलोढ़ निक्षेप। तो एक एक करके हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान देखते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इनकी उत्पत्ति कब हुई। तो ये करीबन आज से करीबन 120 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। आज से कितना दिन पहले, 120 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी जब एक समय में सूर्य का गोला हुआ करता था तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करती थी, और ठंडा होने के बाद धीरे धीरे जब लाखों करोड़ों वर्ष लगे ठंडा होने में इस पृथ्वी को, तो इसके बाद के ही जो चट्टान बने उसमें उसी चट्टान को आर्कियन क्रम की चट्टान कहा गया। तो हम लोग ये मान के चलें कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण हुआ वो था कौन सा चट्टान, वो आर्कियन क्रम का चट्टान उसे कहा गया। झारखंड में इस चट्टान की मात्रा 90% है। पूरे झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टान की मात्रा 90% है। हालांकि अगर हम बात करें आर्कियन क्रम के चट्टानों की तो ये अब मूल रूप से उस अवस्था में नहीं है। धीरे धीरे ये अपरदित होने के बाद ये अपनी अवस्था खोती चली गई, और आज स्थिति ये है कि ये आर्कियन की क्रम की जो चट्टानें हैं ये धीरे धीरे अपना स्वरूप खोने के बाद ये ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट ये इस रूप में बदल चुकी है। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जिस समय हुआ करती थी वो अब उस तरह की नहीं है। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि ये सबसे शुरुआत का है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद जो चट्टानों का दौर शुरू हुआ उस समय अब प्राथमिक चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हुआ करती थी। तो उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो इसको पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। पैतृक चट्टान इसलिए भी कहा जाता है कि इसके बाद जितनी भी चट्टानें हुई, चाहे वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो, चाहे वो गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानें हो, अलग अलग जितनी भी तरह की चट्टानें हो, सभी तरह की चट्टानें इनसे ही उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान को इसलिए पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। हालांकि इस चट्टान में बात करें तो जीवाश्म कहीं आपको नहीं मिलेगा। देखिए, जीवाश्म अगर आपको उस जिस इसमें नहीं मिलेगा तो कहीं आपको खनिज लवण इस क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि इन आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा। मूल रूप होने के बाद हम लोग जान चुके हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग जानेंगे यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टान है। चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हम लोग जानते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का धारवाड़ नाम कहाँ से पड़ा? तो धारवाड़ क्रम का नाम कर्नाटक का जो जिला है धारवाड़ जिला, सबसे पहले यहीं खोजा गया था इस चट्टान को, तो इस क्रम की चट्टानों को। तो इसलिए इसी के नाम पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखी गई। आप अगर कर्नाटक गए होंगे तो धारवाड़ जिला के आसपास आप लोग को शिमोगा जिला मिलेगा, वहीं बेल्लारी मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में आपको ये
धारवाड़ क्रम की चट्टानें आप लोगों को प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगी। तो इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण काल जो हुआ था, ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण हुआ था। मतलब बहुत सालों तक ये लगातार अपर्दन होने के कारण और इनका निक्षेपण होने के कारण इनका निर्माण हुआ था धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो हम लोग ये जानेंगे कि धारवाड़, अगर हम लोग को क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में कि धारवाड़ क्रम की चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो हम लोग फटाक से आंसर करेंगे कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इसके अपर्दन और निक्षेपण के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो एक चीज़ हम लोग जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है कि खनिज संसाधन के लिए सबसे उपयोगी जो चट्टान है वो कौन सा चट्टान है, तो इसका भी हम लोग जवाब देंगे कि धारवाड़ क्रम। तो इसलिए उपयोगी है कि जब हम लोग खनिज संपदा की बात करते हैं, खनिज निर्माण की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इन्हीं खनिज संसाधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो इसलिए कि लोहा आपको, सोना, तांबा, बॉक्साइट, अब्रक, जस्ता, ये सभी जो हैं ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये वाला क्षेत्र अगर आप घूमे हैं, ये कोल्हान क्षेत्र, इसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कोल्हान क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां का जो क्षेत्र है कोल्हान क्षेत्र, तो ये पूरी तरह से लौ पट्टी माना जाता है। और सबसे जो ज़्यादा पूरे इंडिया में जो लौ पट्टी का सबसे जो मुख्य क्षेत्र है, ये इसके बॉर्डर क्षेत्र उड़ीसा से लगता है। उड़ीसा का जो जिला है मयूरभंज जिला, ये लोहे की पट्टी के रूप में मशहूर है। तो आप लोग एक लोहा को देख लिए, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की जो झारखंड में चट्टान है, ये वाला चट्टान मुख्य रूप से ये चट्टान है। और यहाँ पर ये चट्टान, ये थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ, और ये पूरी तरह से ये वाले क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। इस वजह से इन क्षेत्रों में लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि सोना हम लोग जानते हैं कि पूरे इंडिया में कर्नाटक का जो क्षेत्र है, कोलार और हट्टी क्षेत्र, ये धारवाड़ क्रम का ही क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में सोना पाया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है। तो चलिए आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है, मतलब धारवाड़ के बाद का क्रम, तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान है वो झारखंड में नहीं पाई जाती। कुड़प्पा एक जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। इसी के नाम पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नाम रखा गया। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं और झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें नहीं है। तो इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की जो विंध्याचल जो श्रेणी है भारत में, तो इसको हम लोग देखते हैं ये पूरी तरह से पूरे भारत में बहुत क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो झारखंड अगर मैं बात करें तो झारखंड में जो वाला क्षेत्र गुजरता है वो रोहतास से चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र, ये क्रम की जो चट्टानें हैं ये यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पहुँचती है राजस्थान बिहार से। इन्हीं क्रम में हम लोग जब इस जगह यहाँ से गुजरती है ये गढ़वा जिला, आपका गढ़वा जिला, तो इस क्रम से जब गुजरती है तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है झारखंड में वो किस जिले में है? वो गढ़वा जिले में है। सोन नदी के कारण, यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? सोन नदी के कारण अपर्दन होने के कारण, अपर्दन और निक्षेपण होने के कारण, अगर हम लोग ये कहें कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपर्दन और निक्षेपण होने के कारण नदी घाटी क्षेत्र में ये लगातार अपर्दन होता चला गया और धीरे धीरे ये किस क्रम में बदल गया? ये विंध्यन क्रम की चट्टान में बदल गया। और इस क्षेत्र में जो पाई जाती है वो चूना पत्थर की मात्रा मूल रूप से पाई जाती है। चूना पत्थर और
बलुआ पत्थर इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पर? गढ़वा जिले के आसपास, यहीं पर आपको, यहाँ पर ये जो क्षेत्र बनाता है ये यूपी बॉर्डर का क्षेत्र बनाता है। ये इकलौता जिला झारखंड का है जो 3 राज्यों से लगता है। यहाँ पर आपको बिहार और यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार, इकलौता जिला झारखंड का है जो 3 राज्यों से टच करता है। तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है विंध्य क्रम के चट्टानों में। और हम लोग जब बात करते हैं आगरा का लाल किला हो या जामा मस्जिद हो या फतेहपुर सिकरी जो शहर बसाया गया था वो इसी पत्थर के द्वारा बसाया गया था, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर के द्वारा बनाया गया था। तो इसके बाद चलिए हम लोग जानेंगे गोंडवाना क्षेत्र, खास करके झारखंड जो पूरा क्षेत्र जो है गोंडवाना क्षेत्र, तो गोंडवाना भूमि हम लोग इसके बाद देखते हैं। गोंडवाना क्षेत्र का जो झारखंड में जो गोंडवाना क्षेत्र का क्रम है तो वो मूल रूप से किन जगहों पर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नाम कैसे पड़ा। तो मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश का भी जो हिस्सा है वो गोंडवाना का हिस्सा है। वहीं एक ज़िला है गोंड जिला, और उसी गोंड जिले के नाम पर गोंडवाना क्षेत्र का नाम रखा गया है, गोंडवाना क्षेत्र। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें जो है सबसे मुख्य बात जो है इसमें जीवाश्म ईंधन इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका जो विस्तार है ये दामोदर नदी जो घाटी है इन क्षेत्रों में है। साथ ही साथ कुछ जो हिस्सा है आपका ये उत्तरी कोयल में यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये दामोदर का हिस्सा है, ये दामोदर का हिस्सा है। तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि दामोदर, ये गोंडवाना का जो क्षेत्र है ये दामोदर नदी जो घाटी है और ये उत्तरी कोयल जो नदी है, इन क्षेत्रों में कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर मूल रूप से हम बात करें तो पूरे देश में 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो झारखंड में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वो ये वाला क्षेत्र है। दामोदर नदी जो घाटी है इन घाटियों को अगर हम लोग देखेंगे तो एक एक करके इन जिलों की बात करें, धनबाद, बोकारो, अगर हम लोग आगे यहाँ पर बंगाल क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो रानीगंज सबसे मुख्य क्षेत्र जो है, ये कोयले के लिए सबसे मुख्य क्षेत्र झारखंड में ये वाला क्षेत्र ही कहलाता है। इसके चलते सबसे ज़्यादा कोयला इन्हीं क्षेत्रों से निकाला जाता है। तो दामोदर घाटी और उत्तरी कोयल ये गोंडवाना क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो इस चीज़ को हम लोग देख लिए और उसके बाद हम लोग जानेंगे राजस्थान ट्रैप और दक्कन लावा। तो इस चीज़ को भी चलिए देख लेते हैं। चलिए राजमहल ट्रैप को देखते हैं, राजमहल और दक्कन लावा। तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ था वो जुरेसिक काल में हुआ था, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें दक्कन लावा तो ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। तो हम लोग ये जानते हैं कि ज्वालामुखी और मैग्मा के निर्माण से, ज्वालामुखी के फटने से और मैग्मा के निर्माण से इस क्रम का उद्गार हुआ था। कौन सा क्रम का? ये राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा का निर्माण हुआ था। तो दक्कन का निर्माण हुआ था, दक्कन वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये वाला पाट क्षेत्र हम लोग जो कहते हैं, पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है। और दक्कन का लावा ज्वालामुखी उद्गार के कारण इन क्षेत्रों में बॉक्साइट की मात्रा प्रचुर रूप से पाई जाती है। बॉक्साइट की मात्रा। और वहीं राजमहल जो क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र अगर हम लोग देखें, ये राजमहल ट्रैप ये आपको तकरीबन साहेबगंज से अगर आप निकलते हैं तो पाकुड़ के बाद तक का पूरा क्षेत्र जो है ये राजमहल ट्रैप कहलाता है, राजमहल ट्रैप। तो हम लोगों ने देखा कि इन क्षेत्रों में दक्कन का जो क्षेत्र है इनमें बॉक्साइट की मात्रा, वहीं राजमहल का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी इसकी प्रचुर मात्रा इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो एक एक करके हम लोगों ने सब चीज़ों को देखा, और एक जो अब छूट गया है नवीन जलोढ़
चलिए नवीन जलोढ़ को भी देख लेते हैं। नवीन जलोढ़ निक्षेप, तो आइए इसको मुख्य रूप से आधुनिक युग के क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो इस चीज़ को जानते हैं हम लोग। तो नदियों द्वारा जो बहुत सारा गाद लाने के कारण, बहुत सालों तक लगातार गाद आने के कारण इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ। तो ये मुख्य रूप से अगर हम लोग अगर नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 नदियों का जिक्र इनमें से आता है। एक ये वाला क्षेत्र है, और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये यहाँ पे गंगा नदी, गंगा, और यहाँ पर बात करें तो ये स्वर्ण रेखा और सोन। ये 3 नदी जो है नवीन जलोढ़ निक्षेप जो कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी झारखंड में ये 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। एक आपका सोन नदी का क्षेत्र जो गढ़वा जिला, वहीं साहेबगंज का छोटा सा हिस्सा जो पड़ता है वो गंगा नदी वहाँ से गुजरती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्वर्ण रेखा नदी के रूप में मिलेगा। तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर एक एक करके झारखंड के बारे में देखा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं हमें। और जो भाई साहब अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें। हमारे चैनल का नाम है एडिटोरियल पॉइंट, आप लोग सर्च करें और प्लीज़ लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल वाला जो बटन है वो दबा दें, ताकि जैसे आपको अगला वीडियो मिले वो आप उस वीडियो का आनंद उठाएं। खास करके झारखंड का मैं एक एक करके सारा वीडियो आपको देता जाऊंगा और एक एक करके आप छोटे नोट्स बनाएं। तो छोटे नोट्स से होगा कि आपका कि बिल्कुल जब एग्ज़ाम समय नज़दीक होगा तो आप लोग को तैयारी करने में आसानी होगी। तो चलिए है आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, सब बखैर, अल्लाह हाफिज़।